नमस्कार मित्रों, ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अनेक विषयों पर चर्चा होती, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक जो भारत की सामरिक आंतरिक सुरक्षा आदि से जुड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर हम आ रहे हैं। और भारत का मध्य हिमालय राज्य जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी अब सुरक्षा पर सेंध लगने में कोई देरी नहीं होने वाली है। ई गैरसैंण हमेशा इस विषय को आगे रखकर आप तक लाते रहा है और विषय सामने आ गया है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रभाव है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड पर भी पड़ता है, विशेषकर सुरक्षा के मामलों में। मेरा नाम मदन मोहन ढोडियाल है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और पूरे वीडियो को सुने, अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचाएं ताकि देश की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा निश्चित की जा सके। रायबरेली 90 के दशक में लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और D2 गैंग का एक सुरक्षित अड्डा था। इसके अलावा इसके आसपास जो ज़िले हैं ना, वहाँ पर भी इनका कोई अच्छा खासा ठिकाना, सेफ जोन बताया गया है। रायबरेली में एक स्थान है सलोन, जैसे कि यहाँ चमोली ज़िले में गैरसैंण है, कर्णप्रयाग है, थराली है या गौचर है इत्यादि। सलोन में फर्जी प्रमाण पत्रों के बांग्लादेशी और रोहिंग्या कनेक्शन का मामला नया नहीं है। यह जिला पहले भी घुसपैठियों और आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। अब कानपुर और उन्नाव के रास्ते रोहिंग्या भी यहाँ आने लगे हैं। बड़े मज़े से आ रहे हैं क्योंकि इनको बसाने वाले कोई बाहर के नहीं हैं, घर के ही हैं। जैसे कि गैरसैंण, कर्णप्रयाग, थराली में किराए पर देने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वही लोग हैं। और ये भी फंसेंगे किराया देने वाले, क्योंकि इनके पास जो बैठे हुए हैं ना, वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। वो हो सकता है ISI स्लीपर सेल वाले भी हों। और जो आदमी एक बार देश की सुरक्षा के मामले में जासूसी में फंसता है ना, तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सोच समझ के रायबरेली का मामला जांच में पता चला कि जीशान नाम का कोई आदमी पकड़ा गया है। अब हम तो समझते हैं कि यह एक सिर्फ मोहरा मात्र है और इसके पीछे और बड़ा मगरमच्छ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अशोक कुमार जी हैं ना, इस विषय को आतंकी साजिश बता चुके हैं। वहीं हिंदू संगठन भी इसमें आतंकियों के शामिल होने का आरोप लगाकर अपना जो विरोध जता चुके हैं। अब विषय तो तब आएगा जब प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे। रायबरेली, जैसे मैंने बताया कि 90 के दशक में लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, D2 गैंग का सेफ जोन रहा है। 1992 में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा रायबरेली आया था। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बिलाल अहमद भी रायबरेली के खिन्नी तला में शरण ले चुका था। रायबरेली की खुफिया एजेंसी इस दौरान इन दोनों को नहीं ढूंढ सकी थी। इनके पनाहगार कौन थे? उत्तराखंड में इनके पनाहगार कौन हैं जो इनको शय दे रहे हैं? 2 लाख जो जिहादी सोच के लोग, जो कि फेरी का काम करते हैं, कबाड़ का काम करते हैं, उत्तराखंड में घूम रहे हैं। सलोन क्षेत्र रायबरेली वाला हमेशा संवेदनशील रहा है। कमज़ोर खुफिया तंत्र का फायदा उठाकर कानपुर से उन्नाव और सलोन में लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर इमरान अंसारी सक्रिय रहा है। किसी तरह से ATS ने इसे 2006 में पकड़ा था, लेकिन इमरान को पनाह किसने दी, इसकी पड़ताल नहीं हो सकी उस समय।
इसी तरह बछरावा D2 गैंग का सेंटर रहा है। जब मुंबई में D2 गैंग का असर कम हुआ तो कानपुर और D39 गैंग के सदस्यों ने यहाँ पैर जमाने शुरू कर दिए थे और खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब कानपुर और उन्नाव का नेटवर्क, और यह नेटवर्क उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। शायद यह वीडियो जो है ना, उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसी पुलिस वाले ध्यान से सुने। जनता तो जो जागरूक है वो सुनेगी, पर लेकिन उनको भी लागू होता है जिन्होंने अपने घर मकान उन आधार कार्डों के आधार पर किराए पर दे रखे हैं, वे भी बचने वाले नहीं हैं आने वाले समय में जब इंक्वायरी खुलेगी। आतंकियों के लिए प्रदेश में कानपुर कमांड सेंटर रहा है। कानपुर में नई सड़क बेकलगंज और फैतफुलगंज, तलाक, मोहाल, बजरिया, मूलगंज ऐसे इलाके हैं जहां पर दाऊद के और टाइगर मेनन जैसे आतंकियों के कनेक्शन हमेशा रहे हैं। 90 के दशक से ही कानपुर से दाऊद के गुर्गों ने उन्नाव की ओर रुख कर दिया था और शुक्लागंज से कटरी गांव में पेठ बनाई थी। समय बीतता गया, घुसपैठिए बढ़ते गए और इसका जो दस्तावेज रोहिंग्या की घुसपैठ आशंका में उन्नाव नगर पालिका के दस्तावेजों को खंगाला, जिसमें 2021 में एसटीएफ ने रोहिंग्या की घुसपैठ की आशंका के उन्नाव के नगर पालिका के दस्तावेजों को खंगाला था। इसमें अहम जानकारी उनको हाथ लगी थी। उन्नाव के रास्ते खीरा होते हुए घुसपैठिए बिना किसी रोक के रायबरेली पैर जमाने में लगे थे और आज भी लगे हैं। सलोन फर्जी प्रमाण पत्र प्रकरण भी इसी का एक हिस्सा है। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं जेल में हैं उन पर इंक्वायरी होगी। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क निकलेगा। 18 जुलाई को यूपी एटीएस ने जन सेवा केंद्र संचालक जीशान खान, सोहेल, रियाज खान, बीडीओ विजय बहादुर यादव से अलग अलग पूछताछ की थी। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विषय आया था, हमने पढ़ा था। और ये लोग बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जगह जगह बसाने में लगे हुए थे। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ, इसी तरह से एटीएस बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, मुंबई, उत्तराखंड तक इनके तार जोड़ने में पता चला कि इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। और अब उत्तराखंड का जो खुफिया तंत्र भी इस पर सक्रिय हो गया होगा। माना कि खुफिया तंत्र सक्रिय है। रायबरेली में जिनकी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट बने हैं, क्या उनकी पूछताछ हो रही है? पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री ब्रिजलाल साहब बताते हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में एटीएस जांच कर रही है तो कई राज खुलकर सामने आएंगे। मैं एटीएस का फाउंडर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि एटीएस की तरह घटनाओं का खुलासा पूरी जड़ से करती है। एटीएस अपना काम बखूबी करती है। बिल्कुल सही बात है। समय लग सकता है, कारण जांच बड़े स्तर पर चलेगी। घुसपैठ के रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को अपना नेटवर्क तेज करना चाहिए और इत्यादि इत्यादि उन्होंने जो बात तर्क संगत है बता दी। उत्तराखंड में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट बने हुए, फर्जी डॉक्यूमेंट बने हुए कितने लोग घुसे हुए हैं जो बताते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के यहाँ व्यापार करने आए हैं और आसानी से उनका जो वहाँ पर ठीक ठिकाना रुकने का जगह, मकान किराए पर इंक्वायरी उस आधार पर पुलिस कर देती है। अब उत्तराखंड पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को इसका दोबारा चेकिंग करना पड़ेगा। ये लोग कहाँ से आए, कैसा आए, कहाँ इन्होंने के आधार कार्ड है, कैसे बनाए, कैसे घुसे, ये सारी कहानियाँ
खैर बंगाल, वेस्ट बंगाल तो बदनाम है ही, वहाँ 2000 में कुछ भी आप डॉक्यूमेंट बना लो, हवाला का पैसा से बना लो। ये सारी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और इसका असर उत्तराखंड जैसे जो राज्य है ना उन पर पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में जो लोग अपना मकान किराए पर दे के रखे हैं और अब आप देख लो ना, उसकी बंदे की इनकम है नहीं, उसका कुछ भी नहीं है, तभी उसका पैसा आ रहा है, हवाला से पैसा आ रहा है। और कौन दे रहा है? गजवा हिंद की सोच के जो भी ऑर्गेनाइज संगठन है वो दे रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है और ये आराम से खा पी रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। इनको इनका मुख्य उद्देश्य, इनको काम दिया गया है कि उत्तराखंड को इस्लामी राष्ट्र नहीं राज्य बनाना है। क्या आप जानते हैं कि हवाला के जरिए कैसे एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजा जाता है? ये आपको पता है? बोलने को हम भी बोल देते हैं, दूसरा भी बोल देता है, तो कि हवाला का पैसा कैसे जाता है पता है? नहीं पता है। कई लोगों को पता नहीं है कि हवाला का पैसा कैसे जाता है, हवाला के जरिए देश में पैसे कैसे पहुंचता है। आपने कई बार खबरों में ऐसे शब्द सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं हवाला क्या होता है और इसके जरिए कैसे रुपयों का लेन देन होता है? आज हम इस मामले को भी आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में, संक्षेप में, कि पैसों का, हवाला का पैसा कहाँ जाता है और इसके खिलाफ देश में विभाग क्यों कार्रवाई करते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या मजबूरी होती है। हवाला एक अनौपचारिक धन स्थानांतरण की प्रणाली है, जैसे बैंकों से आप पैसे इधर से उधर डालते हो। एक वो तो एक ऑथेंटिकेटेड होता है, ऑथराइज होता है, उसकी पहचान होती है, इसकी कोई पहचान नहीं होती है। इसमें पैसे की वास्तविक आवाजाही के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे स्थानांतरित हो जाते हैं। नियमों के मुताबिक यह एक अवैध सरल प्रक्रिया है और इसके लिए किसी भी दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई बैंक की जरूरत नहीं है, कोई एटीएम की जरूरत नहीं है और यह पूरा काम सिर्फ विश्वास पर होता है। इसलिए यह धन स्थानांतरण का एक गुमनाम प्रणाली है, या ये पहले भी था, जब सिल्क रूट का जो सिस्टम था उस समय भी था और यह सब होता था, पर लेकिन वो जोखिम भरा होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितने सालों में हवाला के जरिए पैसों का लेन देन भारत में हो रहा है? बहुत साल से हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। चीन, अरब, यूरोपीय देशों तक सिल्क रूट जाता था, तब से हो रहा है। तो ये पुरानी प्रक्रिया नई नहीं है और वह प्रक्रिया आजकल जो आतंकवादी, जिहादी और ये जो इस्लामीकरण फैलाने के चक्कर में पीएफआई जैसे जो ऑर्गेनाइज संगठन है उनको आता है। आसान भाषा में आप समझिए कि अगर आपको दिल्ली से 50 करोड़ रुपये कैश दुनिया और देश के दूसरे हिस्सों में या उत्तराखंड में पहुंचाना है, तो आपको इसके लिए बैंक से ट्रांसफ़र करने पर आपको बहुत से चार्जेस देने होंगे, इंक्वायरी देनी होगी। इसके अलावा पूछे जाने पर, अगर पूछा भी जाएगा भी 50 करोड़ रुपए तेरे पास कहाँ से आए, तो आपको एजेंसियां को बताना पड़ेगा। पूछताछ में नहीं बता पाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस दौरान जिस नेटवर्क के जरिए कुछ कमीशन पर आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह मिलता है, इसे हवाला नेटवर्क कहते हैं और इसी तरह से लेन देन चलता है विश्वास के आधार पर। गजवा हिंद के सिपाही यही काम करेंगे उत्तराखंड में। अब आपके स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव सक्रिय हो गए हैं। अधिकारी उत्तराखंड में जो काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट जगह में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी मिली भगत जो भारत के सेकुलर तथा कथित सेकुलर प्रजाति बुद्धिजीवियों से है, उनको भी पैसा जाता है और उन जनप्रतिनिधियों को टिकट दिया जाएगा। वे पार्टियां देंगी कि जिनको जो है वोट लेना है और पैसे से इलेक्शन लड़ना है, तो उनके लिए भी पैसा वहां जाएगा। वो पैसा उन जनप्रतिनिधियों तक इसलिए पहुंचाया जाता है, इसलिए जिताया जाता है ताकि वहां पर जिहादी बसाए जा सके। ऐसे भी मकान मालिक हैं जिन तक पैसा पहुंचाया जाता है और उनको बसाने के लिए प्रक्रिया उनसे करवाई जाती है। तो यह सारा नेटवर्क काम कर रहा है। अब इसका भांडा फूट गया है और रायबरेली का जो विषय है,
संज्ञान में आया, शायद उत्तराखंड में भी ऐसा नेटवर्क पकड़ा जाने वाला है और इसमें वे लोग फंसने वाले हैं जो कि हवाला के पैसे से अपना इलेक्शन लड़ते हैं। वे जनप्रतिनिधि हों या वे प्रशासनिक अधिकारी हों जिन पर पैसा पहुंचता है और वे इस तरह का काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को सपोर्ट करते हैं जो कि जिहादी सोच के लिए काम करते हैं। तो उत्तराखंड में भी यह चल रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। इसमें बहुत फंसने वाले हैं। कितने आधार कार्ड, कितने जो हैं वोटर आईडी कार्ड इन्होंने बनाए हैं, इस पर भी बहुत गहराई से उत्तराखंड की सरकार को, पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को जो राष्ट्रवादी हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, जो भ्रष्ट तो हैं ही, वो तो पैसा खा ही रहे हैं और वो इलेक्शन जीतने के लिए विदेशों से जो पैसा मंगा रहे हैं वो देश को नुकसान कर रहे हैं, राज्य को नुकसान कर रहे हैं, समाज को नुकसान कर रहे हैं, उसका उनको कोई भी आवाज़ नहीं है। वो करते रहेंगे। इनको पकड़ना, इनका भंडाफोड़ करना उत्तराखंड में। अभी डीजीपी साहब बहुत सख्त आदमी है और इस काम को जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल ई गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ, पूरे देश तक पहुँचाएँ, उत्तराखंड के गाँव तक पहुँचाएँ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।